आपसे फार्मासिस्ट के रोल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। कितने टाइप के फार्मासिस्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला टाइप है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है डिस्पेंसिंग, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के दवाइयों को पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग। ठीक है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम करता है। दवाई की फैक्ट्री में तीन चार डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला डिपार्टमेंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें दवाइयों की खोज की जाती है। इसमें रिसर्च में फार्मासिस्ट काम करते हैं और नए नए दवाइयों की खोज करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं और उनके फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं और उनकी प्रीक्लिनिकल स्टडीज को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें डोजेस फॉर्म को तैयार किया जाता है। टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल्स, अलग अलग दवाई की कंपनियां अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाती हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो जैसे इंसुलिन हुआ, हार्मोनल प्रिपरेशन हुआ, पैरेंट्रल्स हुआ, ऑप्थेल्मिक्स हुआ। ऑप्थेल्मिक्स क्या होते हैं? ऐसे प्रिपरेशन जो कि आई साइट पे यूज किए जाते हैं। आई ड्रॉप्स आते हैं इसमें। पैरेंट्रल्स में आपका स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल होता है, लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल होता है। स्मॉल वॉल्यूम का एग्जांपल है एम्पुल्स। ठीक है। जैसे 2 ml 3 ml के जो एम्पुल्स आते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एट ए टाइम इसको ब्रेक करता है और मेडिकामेंट को निडल सीरीज में लोड करता है और इंजेक्शन लगा देता है। वन टाइम यूज के लिए होते हैं। ठीक है। और एक होता है आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। इसमें आता है आपका IV फ्लूइड्स आते हैं, RL आते हैं। डायरिया के केस में आपने देखा होगा, आपको कभी ना कभी बॉटल जरूर चढ़ी होगी, है ना। ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाते हैं डॉक्टर जब बॉडी में डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है, पानी कम हो जाता है, तो उस केस में डॉक्टर RL और DNS, है ना, डेक्सट्रोस, और NS नॉर्मल सेलाइन, ये बॉटल्स यूज करते हैं। ये आते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में, क्योंकि इनका वॉल्यूम काफी लार्ज होता है, मोर देन 100 ml, है ना। आपका 500 ml का बॉटल आता है, 100 ml का आता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और इसके कंटेंट पे डिपेंड करता है ना। एम्पूल्स में 2 से 3 ml, है ना, 4 ml तक कंटेंट आता है। तो ये पैरेंटल्स हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में डोजेस फॉर्म की क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, उसको चेक किया जाता है ना। और कुछ सैंपल्स को रिटेन करके रखा जाता है और दवाइयों को मार्केट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इसलिए जरूरी है, हमने जो टैबलेट कैप्सूल बनाया है उसको 3 साल तक मार्केट में सस्टेन करना है, तो वो यदि प्रॉपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अपीयरेंस में चेंजेस आ सकते हैं, तो वो दवाई खराब हो जाएगी। ठीक है। पेशेंट वैसे ही ऑलरेडी बीमार है, उसको अच्छी दवाइयाँ यदि दी जाएगी तो ही उसकी बीमारी ठीक होगी। तो दवाइयों को अच्छे से बनाया जाता है, प्रिकॉशंस के साथ बनाया जाता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, GLP सर फॉलो किया एक्सक्यूज जाता मी। है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, है ना। तो ये सारी चीजें फॉलो एक्सक्यूज मी करके सर। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की हेलो। जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने देखे, हेलो जो कि फैक्ट्री में होते हैं, है ना। और सर। फार्मेसी। हाँ, कोई डाउट है किसी को? सर एक्सक्यूज मी। सर ये कोई नीलेश पवार हैं, उनका माइक ऑन है। बंद कर दिया। ठीक है। हम्म, बंद कर दिया। नीलेश पवार का माइक चालू हो गया था, है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर वो क्वालिटी कंट्रोल एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कंपनी में, फैक्ट्री में एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जहां पर डोजेस फॉर्म की क्वालिटी को चेक किया जाता है। जैसे पैरेंटल्स बन के तैयार होगा तो उसको हम चेक करेंगे, उसकी लेबलिंग सही है या नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। ठीक है। दूसरा, हम उसके अपीयरेंस को चेक करेंगे, है ना। हम उसको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, हम उसको केमिकली एग्जामिन करेंगे, उसके लिए मशीन्स होती हैं लैब्स में, है ना, क्वालिटी कंट्रोल की मशीन्स। जैसे आपको टैबलेट का डिसोल्यूशन हम चेक करेंगे, वो डिसॉल्व हो रही है या नहीं, घुल रही है या नहीं, क्योंकि उसका घुलना जरूरी है, तभी तो वो एक्शन देगी, है ना। और जितना फास्ट उसका डिसोल्यूशन होगा उसका एक्शन उतना फास्ट आएगा। ठीक है। इंट्रिक कोटेड टैबलेट का डिसोल्यूशन टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, तो हम उसके लिए उस पर कोटिंग कर देते हैं पॉलीमर की। अब कोटिंग करने की वजह से होता ये है कि जब वो स्टमक में जाती है तो वहां पर वो डिसोल्यूशन उसका नहीं होता है, डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वहां से एब्जॉर्ब हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट के टाइप्स होते हैं, ये आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे, है ना।
अलग अलग टैबलेट के जो डिसोल्यूशन रेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे सस्टेंडेड रिलीज है, इंट्रिक कोटेड टैबलेट है, अनकोटेड टैबलेट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स होते हैं। तो हम इन सभी टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में हम फ्राइबिलिटी टेस्ट लगाते हैं, हार्डनेस टेस्ट लगाते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना। फ्राइबिलिटी टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया जाता है जिसको हम फ्राइबुलेटर कहते हैं, है ना। और हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने लिमिट टेस्ट पढ़े होंगे, है ना। हम इसका टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन टेस्ट लगाते हैं। टाइट्रेशन से हमें क्या पता चलता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। लेवल पे जो कंसंट्रेशन मेंशन की गई है वो फॉर्मुलेशन में है भी या नहीं, है ना। और फिर हम इन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में लैब्स आते हैं जहां पर फार्मासिस्ट काम करते हैं जो कि एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनालिसिस का काम करते हैं। एनालिसिस दो प्रकार की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी का पता लगाते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और क्वांटिटी में हम ये पता लगाते हैं कि प्रोडक्ट के लेवल पे जो मेंशन की गई है कंपोजिशन वो एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर डीआई सैंपल कलेक्ट कर सकता है मेडिकल स्टोर से, और वहां से वो सैंपल यदि एनालिसिस के लिए भेजता है और कंपनी यदि लेबल पे जो क्लेम कर रही है वो प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए ये लीगल प्रोस्पेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हर कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करके एश्योरेंस डिपार्टमेंट में उसके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखता है और अपडेटेड रखता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल हुआ। जैसे जहां पर बायोलॉजिकल्स बनते हैं, एंटीबायोटिक्स, है ना। अब एंटीबायोटिक का क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, मार्केट में एंटीबायोटिक सेंड करने से पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसको दवाई की कंपनी में ही चेक कर लिया जाएगा कि वो बैक्टीरिया को मार रही कि नहीं। तो इसके लिए कल्चर तैयार करेंगे, कल्चर में बैक्टीरिया होंगे, हम उसमें एंटीबायोटिक डालेंगे और चेक करेंगे कि वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मार रही कि नहीं। और यदि मार रही तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसने पास कर लिया, हम उसको मार्केट में भेज सकते हैं। फिर वो जब बाहर मार रही है तो बॉडी में भी मारेगी, ठीक है। चार पांच दवाइयों की कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है। एंटीपायरेटिक ड्रग बहुत प्रिस्क्राइब होते हैं। दूसरा है एनाल्जेसिक ड्रग्स, दर्द निवारक गोलियां, ये भी बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब होती है। तीसरी प्रिस्क्राइब होती है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, और चौथी प्रिस्क्राइब होती है एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ये चार पांच कैटेगरी जो दवाइयों की है वो बहुत प्रिस्क्राइब होती है। और सबसे लास्ट में एक कैटेगरी आती है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है वाइटामिन, इसमें आता है मिनरल्स, जो कि काफी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की कमी से, हमारी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे डिजीज डिसऑर्डर पैदा होते हैं बॉडी में। तो इसीलिए ये पांच कैटेगरी आप हमेशा याद रखोगे। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ, ठीक है, जो बुखार कम करती हैं, जिसको एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे आप लोग ओटीसी भी, ओटीसी ड्रग्स भी है, आइबुफेन है, पेन किलर्स आता है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका एंटी एलर्जिक ड्रग्स। किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी हो, स्किन पे एलर्जी हो, स्नीजिंग हो, आई में रेडनेस हो, या वाटरी नोज हो, है ना, या आपकी आई में यदि बहुत ज्यादा लिक्विड आने लगे, है ना, आंखों से पानी बहता है जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो ये सब एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। स्किन पे रैशेस पड़ जाना, स्किन पे ईचिंग होना, है ना, और आपका कफिंग, है ना, म्यूकस का सिक्रीशन, तो ये सारी एलर्जिक रिस्पॉन्स है बॉडी के, तो इनको सप्रेस करने के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सिट्राजीन, ठीक है। अगली कैटेगरी है आपकी एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसा इन्फेक्शन जो किसी भी पैथोजन की वजह से हो रहा है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, माउल्ड हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, ठीक है, और या कोई पैरासाइट हो सकता है जैसे प्रोटोजोआ, है ना। और आपका और एक कैटेगरी कौन सी है आपकी, कीरम हो सकता है। कीरम जो रहता है ना, कीरम छोटे बच्चों को ये होता है, तो कीरम हो सकता है। वॉर्म जिसको हम बोलते हैं, टैप वॉर्म, है ना। तो ये सारे पेट इन्फेक्शन में के कीड़े मर ट्रीटमेंट के जाना। लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती है जो सूक्ष्म जीव को मारती है। और हम इनको क्यों मार रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बीमारी पैदा कर रही है, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी होती है कि जो कम्युनिकेट नहीं होती, है ना। वैसे मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पैथोजन प्रेजेंट रहता है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू, कहीं ना कहीं हमारी स्नीजिंग के थ्रू, है ना, या हमारी कफिंग के थ्रू,
या हमारे बॉडी सिक्रीशंस के टच में कोई आ जाए, है ना, या हमारे कोई भी बिलोंगिंग्स को, हमारे क्लोथ्स को, हमारे टॉवेल को, हमारे बेड को यदि कोई यूज करे, हमारे ऑब्जेक्ट्स को कोई भी यूज करे, तो उसको भी हो सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। और कुछ कुछ ही ऐसी है जो उतनी ज्यादा, मतलब जिनका कम्युनिकेशन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है ना। जैसे आपने अभी कोविड देखा होगा, है ना, उसकी भी स्प्रेडेबिलिटी थी। एक व्यक्ति से कम 3 व्यक्ति को हो सकता है ना। एक व्यक्ति में इतना वायरल लोड था कि वो 3 को फैला सकता है मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पूरे भारत को इन्फेक्टेड कर सकता है, एक केवल 3 को फैलाएगा, तो इसको बोलते हैं हम स्प्रेडेबिलिटी रेट, ठीक है। ऐसे ही एक डेफिनेशन और पूछी जाती है एग्जाम में, पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक मतलब ऐसी कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज जो कि वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड हो जाए, है ना। मेजोरिटी ऑफ पीपल को जो इफेक्टेड कर दे उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक क्या होता है, जैसे बैतूल में कोई इन्फेक्शन फैल गया तो हम उसको एंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। और पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड, मेजोरिटी ऑफ, मतलब कंट्री उसमें शामिल हो गई, या भारत में ही मेजोरिटी ऑफ स्टेट शामिल हो गए, तो भारत के प्रोस्पेक्टिव में हम उसको पेंडेमिक बोल सकते हैं, है ना। तो ये पेंडेमिक और एंडेमिक, है ना। और डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, जिसमें इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन व्यक्ति बीमार है, जैसे कैंसर हुआ, ठीक है, कैंसर हुआ, और आपका डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, है ना, या लो बैक पेन किसी को हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो पेन है और ये जो डिजीज डिसऑर्डर है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैंने आपको फार्मासिस्ट के टाइप्स बताए हैं, फार्मासिस्ट के रोल बताए हैं, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं तो पेशेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आईपीडी पेशेंट, एक होता है ओपीडी पेशेंट। आईपीडी पेशेंट वो होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, ठीक है। वो भर्ती हो गया, वो एडमिट हो गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि आपकी तबीयत फ्यूचर में बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, तो आप अभी से एडमिट हो जाओ, है ना। या कोई सीरियस केस है तो डॉक्टर उसको एडमिट कर लेता है, तो ये आईपीडी पेशेंट होते हैं। ओपीडी पेशेंट क्या होते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं, फार्मासिस्ट उनको दवाई देता है और उनको काउंसिल करता है कि दवाई कब कैसे खानी है, और वो घर चले जाते हैं। ये होते हैं ओपीडी पेशेंट, ठीक है। और हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सर होते हैं। आपकी वॉइस बहुत हॉस्पिटल, ब्रेक हो रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है क्या भाई। मैंने आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे दिया है ना, मैं आपके ग्रुप पे लेक्चर्स नहीं डालता क्या। हम्म। क्यों, यस सर। मैं आपके ग्रुप पे लेक्चर्स डालता हूँ ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही है वो तो मेरे डिवाइस में हो रही है। तो आप तक यदि थोड़ी बहुत नई नई भी पहुंचती है तो आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। अभी भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग में अभी शाम तक या कुछ देर में आपके ग्रुप पे डालता हूँ, देखते हो आप लोग। हेलो। यस सर। तो वहां से देख लिया करो, सुन लिया करो। उसको तो आप पॉज भी कर सकते हो और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना। इसलिए मैंने मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू किया है, ताकि आप लोग को कभी मैं कुछ समझाऊं और मेरी वॉइस साफ ना आ पाए तो आप लोग लेक्चर सुन लिया करो, ठीक है। डेली लगभग मैं 2-4 वीडियो कम से कम डालता हूँ, है ना। तो आप उसको सुन लिया करो खाली समय में। और अभी ऑनलाइन क्लास भी सभी अटेंड किया करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। लाइव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इन कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के। तो लाइव क्लासेस भी आपको अटेंड करनी है। रिकॉर्डेड इसलिए है कि कहीं मेरी वॉइस ब्रेक हो जाए, है ना, कोई स्टूडेंट शायद बिजी हो और कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो मिस कर दे। सपोज कोई सडनली गेस्ट आ गया, या उसका उसका नेटवर्क कमजोर है और वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो 2 मिनट की क्लास उसकी मिस हो गई। तो इन सब प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरा नेटवर्क कमजोर है और एक आध मिनट 30 सेकंड का मेरा वॉइस आप तक ना पहुंच पाए, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यही निकाला है ना। क्योंकि लोकेशन भी चेंज करके देखी, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क वीक है। और ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आपके कॉर्नर से भी हो सकता है ना। इतने सारे लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, टेक्निकल इश्यूज तो आते हैं, है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर करो और सॉल्यूशन की तरफ फोकस करो। अभी का जो लेक्चर है ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां से आप इसको फिर से सुन लीजिएगा। और लेक्चर में मुझे नहीं लगता वॉइस ब्रेक होके आती होगी, क्योंकि वो मेरे मतलब डिवाइस में रिकॉर्ड हो रही है, और मैं तो डिवाइस के पास में ही बैठा हुआ हूँ, है ना।
तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड ईयर में भी पूछते हैं। और सेकेंड ईयर में आपके जो 6 सब्जेक्ट्स है उसमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसमें आपको फार्मासिस्ट के टाइप्स बताने हैं और फार्मासिस्ट के रोल बताने हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाएगा 100%। अभी आपके सीनियर्स के एग्जाम हुए हैं, 25 को लास्ट पेपर था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, है ना। और अभी आपके सोशल फार्मेसी में भी 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो आप इसके नोट्स बना के इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसमें आपको टाइप्स ऑफ फार्मासिस्ट बताने हैं पहली चीज, और दूसरा बताना है फार्मासिस्ट का रोल। तो जो फार्मासिस्ट का टाइप है उसी आधार पर उसके रोल होंगे। एकेडमिक्स फार्मासिस्ट क्या करेगा, टीचिंग करेगा, है ना। डिप्लोमा को कौन पढ़ाएगा, बैचलर्स वाले पढ़ाएंगे। बैचलर्स को कौन पढ़ाएगा, पीजी वाले पढ़ाएंगे, एम फार्मा। और एम फार्मा को कौन पढ़ाएगा, पीएचडी पढ़ाएगा। तो ये पूरा पैटर्न हो गया टीचिंग का। ठीक है, दूसरा, दवाई की कंपनी में प्रोडक्शन करेगा, है ना। दवाई की कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस में काम करेगा, आरएनडी में काम करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट क्या करेगा, ड्रग परचेज करेगा, मेडिकल स्टोर को मेंटेन करेगा, डॉक्टर के पर्चे को पढ़ के दवाई पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पेशेंट को बताएगा कि दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, दूध के साथ लेनी, पानी के साथ लेनी, खाना खाने के पहले लेनी, बाद में लेनी। डॉक्टर ने जो लिख के दिया है वो पेशेंट को तो समझ में आता नहीं, डॉक्टर की राइटिंग रहती है बड़ी कॉम्प्लेक्स। तो फार्मासिस्ट ही समझ पाता है डॉक्टर की राइटिंग को, क्योंकि डॉक्टर लिखते हैं शॉर्ट में। डॉक्टर ने लिख दिया एमवी, मतलब फार्मासिस्ट समझ जाएगा कि डॉक्टर ने लिखा है मल्टीविटामिन। डॉक्टर ने लिखा है भाई मल्टीविटामिन ओडी, तो ओडी का मतलब फार्मासिस्ट समझ जाएगा कि वंस अ डे। तो ये फार्मासिस्ट किसको समझाएगा, पेशेंट को समझाएगा, क्योंकि डॉक्टर की जो हैंडराइटिंग है वो कोडिंग में चलती है। ठीक है, डॉक्टर कोड में लिखता है, फार्मासिस्ट उसको डिकोड करके पेशेंट को एक्सप्लेन करता है, पेशेंट को वो काउंसिल करता है, गाइड करता है। ठीक है, उसको एक कंसल्टेंसी देता है। ठीक है, तो ये कंसल्टेंसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही देता है, क्योंकि हमारी कंट्री में फार्मासिस्ट को केवल काउंसलिंग देने की अथॉरिटी है, काउंसलिंग देने का अधिकार प्राप्त है। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो मन से लिख के नहीं दे सकता कि आप आईवी बॉटल जाके लगा लो, है ना। डॉक्टर लिख के देगा तो वो बता देगा कि भैया ये आईवी की बॉटल है, आप उस वार्ड में वहां नर्स है वहां चले जाओ, वो आपको लगा देंगी। ठीक है, आपको ऐसे करके गाइड करेगा, या आपको बता देगा कि ये भाई लोशन है, आपको कहाँ पर रीचिंग हुई है वहां पर आपको लोशन लगाना है दिन में 3 बार। आपको प्रॉपर साफ पानी से उसको धो लेना है और उसको सुखा लेना है, और फिर वहां पर ये लोशन आपको लगा लेना है। फ्रिक्शन के साथ लगाना होगा तो बताएगा कि भाई रगड़ के लगाना है, और यदि बिना रगड़े लगाना होगा तो बोल देगा कि केवल उसको हल्के से अप्लाई कर लेना है। क्योंकि कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस होती है जिनको रगड़ के नहीं लगाया जाता, नहीं तो उनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये सब फार्मासिस्ट जानकारी देता है दवाइयों से संबंधित पेशेंट को, है ना। उसको बताता है कि ये दवाई भाई खाने वाली है, ये दवाई पीने वाली है, ये दवाई लगाने वाली है, ये दवाई आप सोते वक्त ही खाना, दिन में मत खाना, और यदि दिन में खाओगे तो फिर घर से बाहर मत निकलना। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो लगाने के बाद आप धूप में नहीं जा सकते, स्किन के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, आपने कोई क्रीम लगाई और आप उसको लगा के धूप में चले गए तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, रेडनेस आ सकती है ना। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये सारे इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है, ये फार्मासिस्ट का काम होता है। और फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर का मैनेजमेंट करता है, कैटेगरी वाइज दवाइयों को अरेंज करेगा वो, दवाइयों के जो रैक्स होते हैं उसमें वो दवाइयों को अरेंज करेगा कैटेगरी के हिसाब से। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पर ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। या वो इस हिसाब से दवाई जमाएगा कि अल्फाबेटिकली अरेंज करेगा, जैसे ए नाम के जो ड्रग्स हैं वो एक बॉक्स में रखेगा, बी नाम के ड्रग, सी नाम के ड्रग, है ना। या तो वो शेड्यूल के हिसाब से ड्रग अरेंज कर सकता है कि भाई ये एच शेड्यूल के ड्रग है, ये एक्स शेड्यूल के ड्रग है, ये ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। या वो उस पे स्लिप्स लगा सकता है ड्रग्स पे कि भाई ये ग्रीन है ना, ग्रीन मतलब सिमिलर साउंड के आधार पे, सिमिलर उसका कैटेगरी के आधार पे, है ना। इस टाइप से मेडिकल स्टोर में दवाइयों को अरेंज करेगा, येलो स्लिप लगाएगा, ग्रीन स्लिप लगाएगा, रेड स्लिप लगाएगा, जो हाई रिस्क मेडिसिन होगी उस पे रेड स्लिप लगाएगा, है ना। इस तरह से मेडिकल स्टोर का अरेंजमेंट करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, है ना, ड्रग की परचेस करेगा, है ना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करेगा,
मेडिकल पे एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम मर्क कहते हैं। मर्क सॉफ्टवेयर से हम फार्मेसी रिटेल शॉप पर दवाइयों की इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। डेटा स्टोर करते हैं हम कि भाई हमने कितनी दवाइयां मंगाई, कितनी बिकी और कितनी एक्सपायर होने वाली हैं, तो ये हमको सॉफ्टवेयर बता देता है। तो हम जो नियर एक्सपायरी मेडिसिन है उसको हम पहले ही सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे फार्मासिस्ट को लॉस नहीं होता। तो ये एक डीएसबीएम है ना। डीएसबीएम का फुल फॉर्म होता है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था ये, लेकिन ये अभी अभी हटा है इस साल से, डीएसबीएम जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें थी, है ना। तो अभी मैंने आपको जस्ट इसका फुल फॉर्म बताया, क्योंकि फार्मासिस्ट ये काम करता है। डीएसबीएम ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का काम फार्मासिस्ट को आना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल, ड्रग परचेस, ठीक है, क्योंकि रिटेल शॉप चलाना, स्टॉकिस्ट बनना, ये एक बिजनेस ही तो है। फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करना ये भी तो एक बिजनेस का ही पार्ट है। तो फार्मासिस्ट को पहले बिजनेस भी सिखाया जाता था कि धंधा कैसे करोगे आप, है ना। अब वो सिलेबस से हटा दिया आपने, क्योंकि शायद ऐसा लगा है कि भाई उतनी जरूरत नहीं है ना। तो वैसे तो डीएसबीएम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं आपको वो दूसरे जो सिलेबस है उसमें उसके कुछ पार्ट्स को मैंने देखा है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और कुछ ही चीजें हटाई गई है बस, है ना। तो ये फार्मासिस्ट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। गवर्नमेंट जो कैंपेन्स चलाती है ना, जैसे नसबंदी के प्रोग्राम है, वहाँ फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगती है ना। जैसे न्यूट्रिशनल कैंप्स चलते हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, चाइल्ड को, है ना। चाइल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चलते हैं, है ना। और आरबीएसके के प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें बच्चों के स्कूल जाके उनकी हाइट हेल्थ को मेजर करके देखा जाता है बच्चे कुपोषित तो नहीं है, बच्चे स्वस्थ है या नहीं। फिर बच्चों को न्यूट्रिशन गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवाती है ना। क्योंकि चाइल्ड हेल्थ का और मैटरनल हेल्थ का और सीनियर सिटीजन्स का गवर्नमेंट काफी ध्यान रखती है। ठीक है, तो ये सभी आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट है। ठीक है, आप इसको नोट्स बनाइएगा और जो भी आपके पास गाइड बुक है या इंटरनेट की हेल्प से आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी है ना, ये भी सोशल फार्मेसी में हम पढ़ते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है? स्वास्थ्य का मनोविज्ञान। हमारा स्वास्थ्य हमारे लाइफ रूटीन पर डिपेंड करता है। हमारा लाइफ रूटीन जितना हम रिफाइन करेंगे, जितना अच्छा होगा, उतना हम स्वस्थ रह सकते हैं। और डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, हम फिट कब है? जब हम मेंटली भी फिट है और हम बॉडी लेवल पे भी फिट है और हम सोशल लेवल पे भी फिट है और हम इकोनॉमिकली भी फिट है। तो हमारा कम से कम 4-5 प्रोस्पेक्टिव ऐसे हैं जहां हमको हेल्थी रहना बहुत जरूरी है ना। फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पे हम फिट हो, हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी ना हो। दूसरा, हमें कोई मानसिक रोग ना हो, हमारी साइकोलॉजी, हमारी थिंकिंग, है ना, ये हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारा सोशल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हमारा पर्सनालिटी, हमारा कम्युनिकेशन, ये सब भी मायने रखता है। दूसरा, हमारी इनकम होनी चाहिए, हम किसी न किसी तरह से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, है ना, क्योंकि हम हमारे कंट्री की संपत्ति है ना। हमारे देश का हर नागरिक देश की संपत्ति का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का हर पार्ट एक हिस्सा है हमारे शरीर का, और यदि कोई भी पार्ट में कैंसर हो जाता है तो वो पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही हमारे देश का हर नागरिक हमारे देश का हिस्सा है, और वो नागरिक यदि कैंसर हो जाएगा तो पूरे देश को वो बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट शिक्षा की व्यवस्था करती है। ठीक है, एजुकेशन को स्प्रेड करती है, और एक स्कूलिंग की जो एजुकेशन है वो कोशिश करती है कि भाई कम से कम फीस में या निशुल्क उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाए, उनको निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, कम से कम स्कूलिंग तो कराई जाए, ताकि उनको बेसिक एजुकेशन मिल सके, है ना। अब उसके बाद तो फिर प्राइवेट स्कूल्स भी है जिसमें फीस की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो सब बात अलग है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज का प्रयास करती है। तो हेल्थ साइकोलॉजी में ये आता है स्वास्थ्य का मनोविज्ञान, इसमें आता है हमारा लाइफ रूटीन। ठीक है, हमारा लाइफ रूटीन, हमारा खान पान, कि हम क्या खाते पीते हैं, हमारी डाइट, हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो कुछ समय के बाद हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन की, मिनरल्स की, और इनकी वजह से कोई ना कोई बॉडी में मैनिफेस्टेशंस आएंगे, कोई ना कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम देख सकते हैं। जैसे किसी को एनीमिया की कमी हो गई, है ना, खून की कमी हो जाएगी तो
उसके स्किन का कलर चेंज हो सकता है, नेल्स का कलर चेंज हो सकता है। किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसके ब्लड में जब ब्लू रिबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसके नेल्स पीले पड़ते हैं, उसकी जो आई बॉल्स हैं वो पीली पड़ने लगती है ना। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो बॉडी पे हम देख सकते हैं, फिजिकली अपीयर होते हैं। और ये सारी चीजें हैं। फार्मासिस्ट को ड्रग इंटरेक्शन का भी अच्छा नॉलेज होता है ना। और एक फार्मासिस्ट का टाइप होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर का असिस्टेंट होता है। वो डॉक्टर के साथ मतलब बैठता है, वो मेडिकल स्टोर पे नहीं बैठता, डॉक्टर के साथ रहता है और वो डॉक्टर को बताता है। कोई दवा, जैसे कोई रिसर्च हुआ है, कोई नई दवाई आई है, कोई नया मॉलिक्यूल आया है, या किसी रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि डॉक्टर जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का यूज कर रहा है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो फार्मासिस्ट स्टडी करता है। नई नई दवाइयां जो आती है, रिसर्चेज जो आती हैं, हर साल रिसर्च होती है, तो रिसर्च से मेडिकल फील्ड अपडेट होती है। जैसे एक ड्रग आया थैलेडोमाइड, पता चला थैलेडोमाइड प्रेग्नेंट लेडी ने खाया तो उसके बच्चों को डिफेक्ट होने लगा, तो उस पर रिसर्च हुआ, तो फिर वो ड्रग को मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। तो ये कैसे पता चला? रिसर्च से पता चला, है ना। एक ड्रग था जिसको खाने से लोगों की मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही थी, है ना, तो उस ड्रग को भी फिर मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। तो ऐसे रिसर्च से हमें क्या है, इंफॉर्मेशन मिलते हैं। रिसर्च में क्या है, प्रैक्टिकल्स करके चीजों को इंश्योर किया जाता है, पक्का किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं काला धागा आपके पैर पे बांध दूंगा तो साइटिका ठीक हो जाएगा। भाई इस पे रिसर्च करो, यदि काला धागा बांधने से साइटिका ठीक होता है तो सबका होना चाहिए, और रिसर्च में आप प्रूफ कर दो तो अमेरिकन भी काला धागा बांधेंगे। भभूत चटाने से यदि वास्तव में कोई बीमारी ठीक हो रही है तो उस पर रिसर्च करके उसको प्रूफ करो ना, तो पूरी दुनिया भभूत चाटेगी, पूरी दुनिया काला धागा बांधेगी, पूरी दुनिया मंत्र से फुकवाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो जो चीजें रिसर्च बेस्ड होती है उस पे प्रैक्टिकल्स करके उसको परफॉर्म करके उसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है। यदि साइंस कह रहा है कि भाई ये बीमारी इस दवा से ठीक हो रही है, तो बता भी तो रहा है कि कैसे ठीक हो रही है, और यदि नहीं ठीक हो रही है तो क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो साइंस एक्सप्लेनेशन देता है, साइंस प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। साइंस उन्हीं चीजों पे बिलीव करता है जो प्रैक्टिकली ट्रू होती हैं, जिसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, और ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है ना। ये भी आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, है ना। आपके इसमें जब भी आपसे कोई फार्मेसी की हिस्ट्री पूछेगा तो उसमें आप ये चीजें लिख सकते हैं, है ना। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशंस पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये मेजर हेडिंग्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें हमको ये चीजें कवर करनी पड़ती है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सोर्स, है ना। तो इस हिसाब से मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक मतलब थीम होता है, तो उसके हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं, है ना। तो सोशल फार्मेसी में आज हमने डिस्कस किया फार्मासिस्ट के टाइप्स, पेशेंट्स के टाइप, हॉस्पिटल के बारे में हमने देखा, हॉस्पिटल में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे ओटी डिपार्टमेंट, मेजर ओटी होती है, माइनर ओटी होती है, पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एक्सरेज आते हैं, सिटी स्कैन, है ना, और सोनोग्राफीज। तो ये सारी डायग्नोसिस टेक्निक्स होती हैं, है ना। और कौन सा डिपार्टमेंट होता है? डॉक्टर चैम्बर्स होते हैं जिसमें डॉक्टर्स बैठते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, है ना। और फार्मेसी होती है ना, एक से ज्यादा भी फार्मेसी हो सकती है यदि हॉस्पिटल बड़ा है तो, है ना। तो इस टाइप से मतलब हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसमें सोशल फार्मेसी पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि हम ये समझ सकें कि भाई सोसाइटी में ऐसी कौन सी डिजीज है जो ज्यादा लोगों को परेशान करती है ना। जैसे किसी कम्युनिटी में मलेरिया फैला हुआ है ना, कहीं पर डायरिया का प्रॉब्लम ज्यादा है, कहीं पर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता। जैसे कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो वो बेचारा स्कूल नहीं जा पाएगा, हो सकता है उसके एग्जाम मिस हो जाए, है ना। कोई यदि एम्प्लॉय है तो वो अपने काम पे नहीं जा पाएगा तो उसका काम रुक जाएगा।
है ना। तो हेल्थ खराब होने से प्रोडक्टिविटी पे इसका प्रभाव पड़ता है और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है ना। अब जैसे आपने कोविड टाइम पे देखा, लोग बीमार पड़े तो काम रुक गया कि नहीं, एग्जाम्स नहीं हो पाए, है ना, लोग बैंक से ट्रांजैक्शन करते थे वो नहीं हो पाए, तो सारे काम रुक गए कि नहीं। तो हेल्थ का हमारे लाइफ पे कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे कंट्री के ग्रोथ पे, विकास पे, डेवलपमेंट पे कितना प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रोजेक्ट पास हुए थे कि भाई रोड बननी है, साल भर कोई रोड नहीं बनी तो काम ही नहीं हुआ, तो रुक गया डेवलपमेंट। कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कहीं कोई व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया था, है ना, तो उसका बिजनेस भी बंद हो गया। तो कंट्री के डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है हेल्थ का। हेल्थ यदि अच्छी है तो देश का हर नागरिक काम करेगा, हर नागरिक काम करेगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश हमारा विकसित हो जाएगा, सुविधाएं होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, बिजली होगी, हर घर में पानी की व्यवस्था होगी। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर फीमेल्स मटकों में गुंडियों से पानी भर के लाती हैं, दूर नल है, ठीक है। कई ऐसे छोटे छोटे गांव है जहां पर अभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है ना। तो इस इन सब पे हम सोशल फार्मेसी को जब पढ़ेंगे तभी हमारा ब्रेन डेवलप होगा कि हम इन सब विषयों पर सोच पाए, क्योंकि सोशल फार्मेसी में हम यही पढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली प्लानिंग्स के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसके बारे में हमें नर्स को, फार्मासिस्ट को, डॉक्टर्स को, ये सब सोसाइटी को बताना पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी का हर वर्ग तो वेल एजुकेटेड है नहीं, सोसाइटी में सभी तरह के लोग होते हैं, है ना। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, पैर जो कि जमीन के टच पे रहते हैं, सिर जो कि ऊपर रहता है हमेशा हवा में, है ना। लेकिन सभी बॉडी के पार्ट जैसे जरूरी है, पैर जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट सर है, क्योंकि सर को कहीं भी पैर लेके जाते हैं, सर नहीं जा सकता, है ना। तो वैसे ही सोसाइटी का हर वर्ग इंपॉर्टेंट है, लोअर लोअर बैकवर्ड क्लास भी, मिडिल क्लास भी और वीआईपी भी, ठीक है। मान लो आपका सर आपका वीआईपी है और पैर आपका बैकवर्ड क्लास है, तो पैर की बदौलत ही सर कहीं भी जाता है, और सर टिका होता है हमारे पैरों पर, पूरी बॉडी का भार हमारे पैरों पर होता है। तो जैसे बॉडी का हर पार्ट जरूरी है, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, कैंसर तो आपके किसी के पैर में भी हो सकता है। तो पैर में यदि कैंसर हो जाए और उस व्यक्ति के पैर काट दिया जाए तो उसकी ऊपर की बॉडी किस काम की, केवल वो व्हील चेयर पे बैठ सकता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इम्पोर्टेंस तो पैर का भी है। और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस कब समझ में आता है, जब किसी के पैर में कैंसर हो जाए और पैर काटना पड़े, तब समझ में आता है कि पैर कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए सोसाइटी का हर वर्ग, हर व्यक्ति, मेल हो फीमेल हो, है ना, बुजुर्ग हो बच्चा हो, सभी सोसाइटी कम्युनिटी का पार्ट है और सभी जरूरी है, सबके अपने अपने रोल है। आज जो बच्चा है कल वही युवा होगा और कल वही सिटीजन बनेगा। तो ये भी जरूरी है कि बच्चों का विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बच्चों को शिक्षा मिले। और कहीं ना कहीं व्यक्ति यदि शिक्षित है तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सोसाइटी में जो अवेयरनेस फैलाने का काम किया जा रहा है, ये अवेयरनेस उतनी नहीं फैलानी पड़ेगी, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति को अवेयरनेस ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ चुका होता है, वो जानता है ना। और नहीं तो फिर सोसाइटी में कोई भी मिथ मिथ्स लोग मानते हैं, ऐसा हो ऐसा ये वो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कम करना है। विकसित देश इतने विकसित क्यों हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी कुप्रथाएं नहीं है, है ना। अब भारत में एक कुप्रथा थी कि भाई पति मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती आग में धकेल दिया, ये बिल्कुल गलत थी। अंग्रेज इस चीज को समझे तो उन्होंने इस चीज के लिए कानून लाया, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई व्यक्ति उस पर अंधा विश्वास करता है ना। तो ये अंधा विश्वास को हम सुपरस्टिशंस बोलते हैं, तो ये सुपरस्टिशन सोसाइटी में कम होनी चाहिए। मैंने तो ऐसा बहुत कम देखा है कि ब्रिटेन के लोग पैर पे धागा बंधवा के साइटिका ठीक कर रहे हैं, है ना। वो लोग तो रिसर्च करते हैं, दवाइयों को फाइंड आउट करते हैं, या तो नेचुरल सोर्सेज से कोई दवाई है, या तो कोई ऐसी टेक्निक है जो जिसको पेटेंट करवाया जा सके, जो साइंटिफिक हो। तो वो साइंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी बिलीव करते हैं, लेकिन उसको साइंस के साथ में कोऑर्डिनेट के साथ यूज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस अंधा विश्वास करना, है ना। और हमारी कंट्री में काफी ज्यादा है, आए दिन न्यूज़पेपर में आता है कि कहीं कोई किसी के बॉडी पार्ट्स को टच करके ठीक बीमारी ठीक कर रहा है, तो कोई गले लगा के हक करके ठीक कर रहा है। तो ये सब फालतू की चीज है। वो एक अभी आया था कंबल वाले बाबा, तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है। इस पे
मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए ज्यादा। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि गांव में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। और आप लोग कभी कोई मेडिकल स्टोर खोलता है गांव में, या किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पोस्टिंग मिलती है विलेजेस में, तो वहां पर आप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा फेस करोगे, है ना। इसलिए आपको फार्मेसी में सारी चीजें पढ़ाई जाती है, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, दवाइयों की हर कैटेगरी के बारे में पढ़ाया जाता है ना, नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि आप जो लोग नशेड़ी गंजेड़ी है, दवाइयों का मिसयूज करते हैं, उनको भी आप लोग फेस कर पाओ। साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है ताकि आप सबके साथ डील कर पाओ। एक सीनियर सिटीजन से आपको कैसे बात करनी है, किसी कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है उससे उससे आपको कैसे डील करना है। हमारे प्रोफेशन का भी हमारे स्वास्थ्य पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग स्टेरॉइड्स, जहाँ जिन कंपनी में स्टेरॉइड्स बनते हैं, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो लोग जॉब करते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं 3 4 5 सालों में, है ना। तो प्रोफेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। जो लोग जैसे धागा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो धागों के जो रेशे होते हैं वो उनके नोज से अंदर जाते हैं, तो उनको रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं, खदान के अंदर, वहां पर अंधेरा रहता है और काफी कोयले का डस्ट रहता है वहां पर, तो वो डस्ट धीरे 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 उनके नाक कान आंख सब में जाता है, और रिटायरमेंट तक वो लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो हर प्रोफेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। जैसे कोई उद्योग है जहाँ पर जैसे वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो वेल्डिंग से जो गैसेस निकलेंगी उसका भी इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ पे, है ना। तो ये सब हम सोशल फार्मेसी में ही पढ़ते हैं। हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने हेल्थ इंडिकेटर्स देखे थे, सीडीआर देखा था, क्रूड डेथ रेट, मतलब नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर इन 1000, मतलब एक साल में 1000 पे कितने लोगों की डेथ हुई, इसको हम बोलते हैं सीडीआर, क्रूड डेथ रेट। और इसको हम किससे मेजर करते हैं? 1000 से मेजर करते हैं, और साल में एक बार मेजर करते हैं इसको। मतलब एक साल में 1000 में से कितने लोग मर गए। ठीक है, इसको बोलते हैं सीडीआर। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है भारत में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना जीता है। किसी भी देश में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना जीता है। तो अभी भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अराउंड 66 67 साल की है। ठीक है, मतलब भारत में औसतन, एक औसत की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ से भी ज्यादा है ना। तो 140 करोड़ में हम एक एवरेज निकाले तो व्यक्ति कम से कम 65 67 68 साल तक जीता है, इससे ज्यादा आज की डेट में, मतलब यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यदि किसी भी कंट्री की बढ़ रही है, मतलब वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, वहाँ पॉल्यूशन कम है, वहाँ एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, लंबा जी रहे हैं, खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ का अच्छा है, वहां पर बेरोजगारी की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर एजुकेशन का लेवल अच्छा है, वहां पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है, मतलब इसलिए वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, लोग जीना चाह रहे हैं, है ना। अब कहीं पर किसी कंट्री में यदि जैसे सुसाइडल रेट बढ़ गया, डेथ फ्रॉम सुसाइड, इसका रेट यदि बढ़ गया, मतलब वहां पर क्या है? स्ट्रेस है, वहां पर तनाव है, अवसाद है किसी कारण से। तो ये जो सर डेटा है ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। हाँ कैलाश। सर जापान के लोग लगभग 100 से ऊपर सर। चाइना, वर्ल्ड जापान वाइड, चाइना सर। वर्ल्ड वाइड चाइना और जापान दोनों हैं, लेकिन चाइना का थोड़ा सा ज्यादा है। तो चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हाँ, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति मतलब 80 90 साल तो आराम से जीता है। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड चाइना को हम कहते हैं कि बुजुर्गों का देश है, वहां बुजुर्ग बहुत है। और भारत के लिए कहावत है कि भारत युवाओं का देश है, भारत में युवा बहुत है, पूरे वर्ल्ड वाइड भारत में सबसे ज्यादा युवा है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि देश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, वहां का हेल्थ सिस्टम कैसा है। हेल्थ सिस्टम यदि अच्छा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा जिएगा, तो वो देश को अपनी सेवाएं ज्यादा देगा, और देश को सेवाएं ज्यादा देगा तो देश ज्यादा विकसित होगा। क्योंकि एक 70 साल के व्यक्ति को एक्सपीरियंस बहुत होता है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता, और उसके बाद यदि वो 10 साल काम कर ले तो वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर नहीं पाता है।
इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवन को समझ पाए, एक्सपीरियंस को गेन कर पाए, उसका शरीर साथ देना बंद कर देता है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जरूरी है। एक होता है आपका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, ठीक है। तो एक साल में 1000 पे कितने बच्चे शांत हो गए, है ना, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक होता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मतलब, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, छोटे बच्चे। चाइल्ड मतलब जिनकी एज 10-12 साल से ज्यादा है, ठीक है, या 5-7 साल से ज्यादा है, तो उनको चाइल्ड बोलते हैं। स्कूल जाने जो लगते हैं उनको चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं। तो चाइल्ड के एक साल में 1000 पे कितने चाइल्ड शांत हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, TMR, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये सारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स ये हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि सोसाइटी कितनी स्वस्थ है, सोसाइटी का हर वर्ग, बच्चे बूढ़े जवान माताएं कितनी स्वस्थ हैं, ये बताते हैं। इन्वायरमेंटल इंडिकेशन में आता है आपका, एक इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स आते हैं जो बताते हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन कैसा है, नॉइस पॉल्यूशन कैसा है, वाटर पॉल्यूशन कैसा है। इसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है ना। GNT का फॉर्मेशन किया गया है, कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी पानी को मतलब दूषित ना करे। फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उसको पानियों में नहीं डालना है, उसको ट्रीट करके ही पानी में आप डाल सकते हो। तो मतलब उसको नॉन रिएक्टिव बनाना है ना, नहीं तो उससे पानी में जो जीव रह रहे हैं उनको हानि पहुंचेगी। तो इससे जो पूरा साइकिल है, जो फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ पक्षी पक्षी विलुप्त हो गए क्योंकि हमने खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले, वो फर्टिलाइजर्स उन पक्षियों ने खाए और वो भगवान को प्यारे हो गए, है ना। कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे आपने देखा होगा, गरुड़ पक्षी, बाज वाज, ईगल वीगल, कुछ नस्लें उनकी खत्म हो गई, है ना, तो वो फर्टिलाइजर्स की वजह से हो गई, है ना। तो ये इसका मतलब प्रकृति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। जिसमें आता है एयर, वाटर और नॉइस। नॉइस पोल्यूशन का भी प्रभाव पड़ता है। जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर शोर बहुत ज्यादा है, उनको स्ट्रेस हार्मोन उनकी बॉडी में बढ़ने लगता है शोर की वजह से। बहुत ज्यादा गाड़ियों की आवाज है, हॉर्न की आवाज है, कोई फैक्ट्री में मशीन चल रही है, तो ऐसे लोग तनावग्रस्त रहने लगते हैं, क्योंकि वो साउंड की वजह से, उस वाइब्रेशन की वजह से उनके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ब्लड में कॉर्टिसोन का लेवल बढ़ने लगता है। और कॉर्टिसोन का लेवल बढ़ने से उनको ऑटोमेटिकली अवसाद आने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बात पे वो चिढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी सी बातों को बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगती है, ये सब पोल्यूशन की वजह से होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। डिसेबिलिटी इंडिकेटर होता है। डिसेबिलिटी इंडिकेटर मतलब सोसाइटी में कितने लोग डिसेबल हैं, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो उसका एक पैर टूट गया, डिसेबल हो गया, तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर। अब डिसेबिलिटी इंडिकेटर में एक्सीडेंट की वजह से, ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट बढ़ेंगे, है ना। और देश में ट्रैफिक यदि बढ़ रहा है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपका एक होता है मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी रेट मतलब होता है बीमार पड़ने की दर, व्यक्ति कितना बीमार पड़ रहा है, ठीक है। यदि साफ सफाई है, हाइजीन अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, कोई पॉल्यूशन किसी भी लेवल पे कंट्रोल्ड है, तो उस केस में व्यक्ति कम बीमार पड़ेगा, तो कम मरेगा। तो मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट का भी आपस में कनेक्शन है। मॉर्बिडिटी रेट बढ़ने का मतलब है कि मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट यदि दोनों कम है, तो इसका मतलब वो देश ज्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छा है, अवेयरनेस ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल कम है ना। और वहां पर जो कंटामिनेंट्स हैं वो कम है ना। कंटामिनेंट कहाँ से आएंगे, या तो फूड के थ्रू आएंगे, या तो एयर से आएंगे, है ना। ये दो मेजर सोर्सेज है, खाना और खाना पीना और हवा। ये तीन चीजों से सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये तीन चीजों के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ये तीन ही चीजों से सबसे ज्यादा आते हैं। तो इन्वायरमेंट में ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास भी नहीं आएंगे, है ना। जिन देशों में साफ सफाई ज्यादा अच्छी है वहां मच्छर कम है, ये बात बिल्कुल सच है। और जो एरिया बहुत गंदे हैं, जहां पर पानी जमा है, लोग कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, है ना, साफ सफाई नहीं करवा रहे हैं, वहां पर मच्छर ज्यादा होते हैं, है ना।
तो कुछ लोगों ने तो अपने देश को इतना साफ रखने की कोशिश की है कि वहां मच्छर ना के बराबर है, और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर मच्छर है ही नहीं। ठीक है, तो साफ सफाई रखने से भी, गुड हाइजीन को मेंटेन करके बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट आपने समझा। अब हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है कि हेल्थ इंप्रूव हो। तो इसके लिए वो प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशन देती है, छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन देती है चाइल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू, है ना। और आपका जो ये बालवाड़ी विकास केंद्र है ना, आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी में बच्चों को क्या दलिया सत्तू ये सब दिया जाता है ना। और कुछ न्यूट्रिशियस चीजें दी जाती है ना। दूध वूध भी मिलता है कहीं कहीं, तो वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों को, है ना। अवेयरनेस कैंप के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाती है ना। और जो कॉमन डिजीजेस है सोसाइटी में, जैसे डायरिया है, मलेरिया है, कॉलरा है, इनके बारे में अवेयरनेस दी जाती है कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और बॉडी वेट और हाइट को मेजर करके बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। और आपका बीएमआर यदि अच्छा है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो हो जाएगा तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत है हर पल, हर सेकंड, हर क्षण। भले मैं बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, शांति से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, फिर भी मेरी बॉडी में एनर्जी की जरूरत है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्या मैं लेटा हूं तो मेरा हार्ट नहीं धड़क रहा है? क्या मैं लेटा हूं तो मेरा खाना नहीं पच रहा है? क्या मेरी किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है? सब तो काम कर रहे हैं अंदर, पैरास्टैलिक मूवमेंट हो रहा है। तो एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा तो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, और उसको हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मतलब उतना हमको चाहिए ही चाहिए। तो उतना ले जितने से हमारा शरीर चल सके। हम यदि उससे ज्यादा लेंगे तो ओबेसिटी होगी। हमको हमको 2000 कैलोरी की जरूरत है, और हम ले रहे पर डे 4000 कैलोरी। हमें 2000 ऐसा फूड खाना है जो हमें 2000 कैलोरी तक की एनर्जी दे दे, क्योंकि उतनी हमको लग रही है, और हम खा रहे हैं 4000 कैलोरी का। तो क्या होगा? और हम वो कैलोरी को ओबिसिटी। बर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमारी बॉडी समय के साथ कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, ओबेसिटी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है। और बाहर का तो मोटापा दिखता है कि शरीर पे चर्बी छाई है, अंदर के मोटापे की क्या बात है? उसको बोलते हैं विसरल फैट। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पे भी तो डिपोजिशन होगा ना फैट का, और वो दिखता नहीं है, और उसकी वजह से वो ऑर्गन हो जाता है भारी। आप बताओ, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। जब आप गाड़ी चलाते हो हेलमेट पहनते हो ताकि एक्सीडेंट हो तो आपका सर को बचाया जा सके। अब वो हेलमेट यदि मैं कहूं कि 10 किलो का हेलमेट पहनो, ये लोहे का हेलमेट है, या आपके शरीर को मतलब इस पे से ट्रेन भी चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो आप वो 10 किलो का हेलमेट यदि कैरी करोगे तो आपके सर की क्या हालत हो जाएगी? वही हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की हालत होती है जब उनपे विसरल फैट बढ़ जाता है, क्योंकि वो भारी, उस पर एक वेट आ जाता है, और उस वेट की वजह से उनका जो फंक्शन है वो इम्पायर्ड हो जाता है, और उस वजह से बॉडी में कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है। लीवर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, हार्ट में यदि फैट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे, तो आर्टरी और वेसल्स चोक होने लगेंगी। चोक होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन की कहीं कोई नस चोक हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी धीरे धीरे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और अगली चीज आती है आपकी, कुछ डिजीज जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसमें कोई दोष नहीं बच्चे का। वो दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है, तो वो बच्चे को भी होगी फिर, क्योंकि वो उसके जीन में है। तो एक जेनेटिक डिजीज होती है। और एक होती है लाइफ स्टाइल की वजह से, हैबिट्स की वजह से। हैबिट्स की वजह से मतलब व्यक्ति जब इस दुनिया में आया था तब तो वो बढ़िया था, जैसे ही वो युवा अवस्था में उसने कदम रखा तो उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, उसने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, है ना, गलत आदतों में पड़ गया वो। तो उसका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। तो ये हैबिट की वजह से, हमारे जो लक्षण है, हमारी जो आदतें हैं, उनकी वजह से, ठीक है, उनकी वजह से होने वाली बीमारी है। तो जो बीमारी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, हमारे प्रोफेशन की वजह से होती है, उसमें यदि हम कारण का पता लगा ले तो वो बीमारी को हम कम कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
है ना, लेकिन जेनेटिक के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है आपका मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैटरनल हेल्थ के बारे में काफी डिटेल में पीपीटी से समझाया था, है ना। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ्स तक उसको न्यूट्रिशन देना, उसके चेकअप्स करना, एएनएम आशा कार्यकर्ता जाती है, उसको 9 महीने में कम से कम 10 बार 8 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चेकअप कराना पड़ता है, सोनोग्राफी करानी पड़ती है, मल्टीविटामिन खाने पड़ते हैं, न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं, प्रोटीन वोटीन खाएगी बढ़िया, है ना, अच्छा खान पान रखेगी, तो ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा आपका आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे तो आप लिख ही सकते हो, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फैमिली प्लानिंग के थ्रू, है ना, फैमिली प्लानिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। और तो ये है आपके मतलब सोशल फार्मेसी का एक ओवरव्यू। ठीक है, चलिए कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए नहीं सर, कल कल के लिए मिलते हैं। होमवर्क सर। कल के लिए आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है, एक टॉपिक दे देता हूँ सोशल फार्मेसी का। ठीक है, सोशल फार्मेसी में आपको पढ़ना है कल फैमिली प्लानिंग, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, ये आप पढ़ के आओगे। ठीक है, और डेमोग्राफिक साइकिल, ये 2 चीज आप कल पढ़ के आओगे, डेमोग्राफिक साइकिल और फैमिली प्लानिंग के मेथड्स। ठीक है।